जम्मू कश्मीर के डेलीवेजर्स, एसपीओज, कॉन्ट्रेक्चुअल मुलाजमीन, रहबरे खेल, रहबरे जंगलात, रहबरे ज़राअत, एनवाईसी, हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड, आयशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी, उसके साथ साथ अगर आप बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के अलग अलग महकमों में कैजुअल बेस पे जो काम करने वाले अधिकारी हैं, अभी तक किसी को भी कोई इंसाफ नहीं मिला। हुकूमत को बने हुए आज कमोपेश 1 साल होने को है और इनमें से कोई एक भी मुलाजिम खुश नहीं है। एसपीओ तो इतने परेशान है कि एक दिन पहले की बात है, एक एसपीओ फोन कॉल करके रो रहा था और ये कह रहा था कि जनाब मेरी ऐसी हालात है कि मैं अपने परिवार का साथ नहीं दे पा रहा हूँ, मेरा बच्चा तालीम नहीं हासिल कर पा रहा, मैं अपनी बुजुर्ग माँ का इलाज नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, मैं उसके इलाज के लिए जो है वो मेरे पास पैसे नहीं, मैं हॉस्पिटल नहीं लेके जा पा रहा हूँ और मुझे अपने रिश्तेदारों से उधारे पैसे लेकर उसका इलाज करवाना पड़ रहा है। यह हालत थी एसपीओ की। एक डेलीवेजर की बेटी रो रही है, वो कह रही है मुझे एग्जाम्स देने हैं सर, मेरे पास फी के लिए पैसे नहीं है। मेरे फादर एक डेलीवेजर है, उनकी इतनी ही सैलरी आती है जिससे बड़े मुश्किल से घर चल रहा है। मैं पढ़ने लिखने को तो काफ़ी अच्छी एक स्टूडेंट रही हूँ अपने स्कूल में, लेकिन अब कॉलेज के अंदर जो है वो मैं अपनी एजुकेशन नहीं कर पा रही हूँ। कारण यह है कि मैं एक डेलीवेजर की बेटी हूँ, मुझे अदल और इंसाफ नहीं मिल रहा है। एनवाईसी वालों को 2,500 रुपये माहाना सैलरी मिल रही है, हर रोज के हिसाब से 90 रुपये सैलरी मिलती है, यानी कि एक दिन की सैलरी, एक दिन की कमाई एक दूध के डब्बे से कम है। आज के वक्त में एक दूध का डब्बा भी 100 रुपए का आता है, एक चॉकलेट भी 100 रुपए की आती है और 90 रुपए तिहाड़दारी आप ले रहे हैं एक मुलाजिम से और उसे आप तैनात कर रहे हैं हर जगह पे, यात्रा ड्यूटी में भी लगा रहे हैं आप उसे, बीएलओ वाला काम भी आप उसे दे रहे हैं, बाकी काम भी आप उससे ले रहे हैं। यह हालात उनके हैं। अब आप देख लीजिए जो रहबरे खेल वाले हैं उनके भी ऐसे हालात हैं। कहने को तो वो उस्ताद हैं, टीचर्स हैं, लेकिन इस जमाने में अपना रोजगार, अपने घर और अपने अखराजात को अगर देखें तो एक लेबर से भी बुरी हालत है। कई सारे डेलीवेजर्स की डेथ हुई, उनकी फैमिली के लोगों को कुछ नहीं मिला। कई सारे एसपीओज की डेथ हुई, उनकी फैमिली को कुछ नहीं मिला। कई सारे एनवाईसी, रहबरे खेल, रहबरे जंगलात, रहबरे ज़राअत, हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड वालों की मौत हुई, डेथ्स हुई, उनकी फैमिली को कुछ नहीं मिला। एसआरओ के कई सारे केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। आम शहरियों ने अपनी जमीनें स्कूलों को दी थी, स्कूल्स को दी थी, स्कूल्स की इमारत तो बन चुकी हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक भी उन्हें पेमेंट नहीं मिली है। 1,000 रुपये एक महीने का मिलता है मिड डे मील के लिए, जो कुक है उस कुक को अभी 2 साल के पैसे नहीं मिले हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स की पेंडिंग सारी पेमेंट्स अभी तक हुकूमत क्लियर नहीं कर पाई है, सारे का सारा पैसा पेंडिंग में है। जो एक कॉन्ट्रैक्टर को टाइम पे पैसा मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। हालात ऐसे हैं कि इस समय में एक आम इंसान का जीना बहुत मुश्किल है, एक आम इंसान का जीना इंतहाई बहुत मुश्किल की घड़ी में है और एक आम इंसान बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी में सरवाइव कर रहा है। अच्छा, हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि एक आम इंसान के परिवार में अगर कोई दूसरा कमाने वाला ना हो ना, तो यकीन माने उसके घर के रसोई को ताला लग जाएगा, क्योंकि उसके घर की रसोई में अनाज ही नहीं होगा खाने का। ये हालात हैं आज के समय में जम्मू कश्मीर के आम इंसान के। और वो आम इंसान किसके आगे अपनी रिक्वेस्ट करे, किसके आगे अपनी गुजारिश करे, किसके आगे अपनी गुहार या फरियाद करे, किसी के आगे नहीं कर सकता। मेरे अजीज दोस्तों, एक इंसान सिर्फ खून के आंसू ही रो सकता है और वो खून के आंसू इसलिए रो रहा है क्योंकि उसे मालूम है कि उसे अदल और इंसाफ नहीं मिल रहा है, जो अदल और इंसाफ मिलना चाहिए था। आज आप देख लें कि खामोशी अख्तियार करके एक मुलाजिम घर पर बैठा है। जिन लोगों ने पुराने इलेक्शंस में अपनी गाड़ियां दी हैं, उन लोगों की अभी तक पेमेंट्स क्लियर नहीं हुई हैं। वो इलेक्शन में दी हुई गाड़ी वाले लोग आज भी खून के आंसू रो रहे हैं। वो मुझे फ़ोन कॉल करते हैं, जनाब हमने फलां डेट पे इलेक्शन में अपनी गाड़ी दी थी, आज तक हमारा पैसा क्लियर नहीं हुआ, हमें कोई पैसा ही नहीं दे रहा है। डेलीवेजर का अलग रोना है, एसपीओज का अलग रोना है, जम्मू कश्मीर के रहबरे खेल वालों का अलग रोना है, एनवाईसी के मुलाजमों का अलग रोना है, वोकेशनल टीचर्स का अलग रोना है। हर इंसान खून के आंसू रो रहा है, किसी भी इंसान को अदल और इंसाफ नहीं मिल रहा है। मैंने कैप्शन में लिखा था, आप खामोश रहो, मैं खामोश नहीं रह सकता। यानी कि आप लोग भूल जाते हो अपने मुद्दे, लेकिन मैं आपके मुद्दे नहीं भूलता हूँ। एसपीओज और डेलीवेजर्स भूल जाते हैं कि उन्हें परमानेंट होना है या रेगुलराइज होना है, लेकिन मुझे याद रहता है। मैं हर महीने की 10 तारीख को आकर एक बारी दरवाजा नॉक करता हूँ, उमर अब्दुल्ला का दरवाजा हुकूमत का खटखटाता हूँ, नॉक करके चला जाता हूं। भले ही मुझे जवाब नहीं मिलता है हुकूमत से, लेकिन मैं रोजमर्रा के मुताबिक, अपनी जिंदगी के मामूल के मुताबिक दरवाजे पे आता हूं, दरवाजा नॉक करता हूं इस सरकार का और वहां से आवाज देता हूं, उमर अब्दुल्ला जी आप सुन रहे हैं, ये मुलाजिम परेशान है, इनके लिए अदल और इंसाफ करें। ये क्या कर उनकी दहलीज पे वहां से निकल जाता हूं वापस, और ये मैं तब तक करते रहूंगा जब तक कि इन लोगों को इंसाफ ना मिले। क्योंकि मैंने अपने उस्ताद से ये सीखा था कि आप किसी भी चीज के पीछे अगर जान मान तन से लग जाएंगे ना, वो चीज आपको जरूर मिलेगी। और जब मैं किसी इंसाफ के लिए लड़ना शुरू कर देता हूं तो वो इंसाफ जरूर मिलता है। जब मुलाजिम गलत करता है तो मैं मुलाजिम की जानबूझकर, ये सच कहूंगा कि जब मुलाजिम गलत करता है तो मैं मुलाजिम को मुकम्मल तौर के ऊपर उसकी वो गलतियां ढूंढ कर बड़ी टांग खींचता हूं, इसमें कोई शक नहीं है।
लेकिन जब मुलाजिम के ऊपर जुल्म होता है तो मैं जुल्म भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, यह भी सच है। डेली वेजर पे जुल्म होता है, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। एसपीओ, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर के बराबर काम करते हैं, उन पर जुल्म हो रहा है, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा रैबरे खेल को, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा एनवाईसी के मुलाजमों पे जो जुल्म हो रहा है, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा जो कॉन्ट्रैक्टर की पेंडिंग पेमेंट्स हैं वो क्लियर क्यों नहीं हो रही हैं। अरे वो भी तो ठेकेदारी करके ही पैसा कमाते हैं, अगर आप उनको पेमेंट्स दोगे तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स आएंगे। जम्मू कश्मीर में कौन सा इंसाफ मिल रहा है? जम्मू कश्मीर के अंदर किस आम इंसान को जो है वो अदल और इंसाफ मिल रहा है? आप मुझे बताएं, कौन सा ऐसा इंसान है जो खुश है? डेवलपमेंट यहां नहीं हो रही है। पिछले 4-5 सालों में यहां पे एक ही चीज मैंने देखी है, हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, मुसलमान को हिंदू से लड़वाया, वरना हिंदू और मुसलमान के आपस की दोस्ती बहुत अच्छी थी। और जब मैं बीजेपी के खिलाफ बात करता हूं ना तो बीजेपी वालों को लगता है किसी धर्म के खिलाफ बात कर रहा है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई धर्म नहीं है मेरे दोस्तों। कांग्रेस कोई धर्म नहीं है, एनसी कोई धर्म नहीं है, पीडीपी कोई धर्म नहीं है, बीजेपी कोई धर्म नहीं है। जब बीजेपी के खिलाफ बात करता हूं तो आपको लगता है कि बीजेपी कोई धर्म है या इसके खिलाफ बात कर रहा है। कोई रिलीजन नहीं है, कोई मजहब नहीं है। मैं सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ बात करता हूं। पिछले 4-5 सालों में ड्रग्स कहां से कहां पहुंच गया है, कितना ज्यादा चिट्टा, कितना ज्यादा ड्रग्स जम्मू कश्मीर में आम आवाम के बीच में। आज स्कूल के कॉलेज के स्टूडेंट्स, लड़कियां हो या लड़के हो, ड्रग कर रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, चोर बन रहे हैं, गली गली कोने कोने में चोरों के गलों में जूते का हाथ डालकर घुमा रहे हैं। क्यों? ये ड्रग्स की वजह से। सबसे बड़े चोर वो हैं जिन्होंने स्टेट को लूटा, जिन्होंने जम्मू कश्मीर की इस रियासत को लूटा, यहाँ के रिसोर्सेज को लूटा, यहाँ की रेत को लूटा, यहाँ के मिनरल्स को लूटा, यहाँ के जंगलात को लूटा, यहाँ की जमीनों को लूटा। सबसे बड़े चोर तो वो हैं। ये जो आप पकड़कर जिनके गलों में आप जूते डालकर घुमाते हो ना, ये छोटे चोर हैं, ये तो गली के चोर हैं। बड़े चोर वो हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर की स्टेट को लूटा है। आज अगर चोरियां हो रही है, डाके डाल रहे हैं इसलिए क्योंकि बेरोजगारी है। एक वो वक्त होता था कि जब नौकरियां आती थी। पिछले 8-10 सालों से जनरल लाइन टीचर की पोस्टें हमने देखी नहीं है। महकमा एजुकेशन के अंदर तालीमी निजाम में धर्म भरम है। अब स्कीना मैम के आने के बाद थोड़ा सा ये ठीक हो रहा है। एजुकेशन महकमे के अंदर रिक्रूटमेंट प्रोसेस को अब शुरू करेंगे। हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स की तानाशाही है। आज भी डॉक्टर्स ने कई पेशेंट्स को मार के रखा हुआ है। कौन जिम्मेवार है इसके लिए? ये हमारी स्टेट है, हमें इसके लिए लड़ना होगा, हमें अदल और इंसाफ के लिए लड़ना होगा। अगर मैं एनसी के खिलाफ बात करता हूं तो ये मत समझे कि मैं उमर अब्दुल्ला के खिलाफ बात कर रहा हूं। मैं इंसाफ के हक में बात कर रहा हूं। और अगर मैं बीजेपी के खिलाफ बात करता हूं तो ये मत सोचेंगे मैं मोदी जी के खिलाफ बात करता हूं। मोदी जी खुद बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन उनके आगे पॉलिटिकल पार्टी में कुछ लीडर ऐसे हैं ना जो यहाँ के लोगों को अदल और इंसाफ नहीं दे रहे हैं। वो तो खुद बेहतरीन इंसान है, लेकिन उनके आगे कुछ ऐसे लोग हैं जो इंसाफ नहीं दे रहे। ऐसे कांग्रेस के राहुल गांधी जी अच्छे इंसान है, लेकिन उनके आगे कुछ लोग ऐसे हैं कांग्रेस में जिसकी वजह से कांग्रेस की यह हालत है। और ऐसे ही एनसी में डॉक्टर साहब अच्छे होंगे, लेकिन उनके आगे कुछ ऐसे चमचे होंगे जो सही फैसले लेने नहीं देते उनको। यह हकीकत है। आप मेरी बात से नाराज या खफा मत हो, मैं फैक्ट्स के ऊपर बात करता हूं। मैं बात सच्चाई और सदाकत पे करता हूं। ना मुझे एनसी से लेना है, ना मुझे कांग्रेस से, ना पीडीपी से और ना बीजेपी से। मेरा रिस्क मेरा रब देने वाला। मैं आज हूं, कल नहीं हूं। मैं छोड़ के चला जाऊंगा प्रेस मीडिया, क्या फिर मेरा घर नहीं चलेगा? क्या मेरे घर में रोजगार नहीं होगा? क्या मैं कल को 2 टाइम की रोजी रोटी नहीं खाऊंगा? क्या मैं कपड़े नहीं पहनूंगा? मैं तब भी ऐसे ही अच्छे कपड़े पहनूंगा जैसे आज पहन रहा हूं, क्योंकि मैं रब की जात पे यकीन करता हूं कि मेरा रिस्क वो दे रहा है। लेकिन बात सच्ची बोलनी चाहिए। बात सच्ची हो बट कड़वी होने से कोई फर्क नहीं है। रजौरी पुंछ को रिप्रेजेंटेशन दी, कैबिनेट मिनिस्टर्स दिए, क्या किया रजौरी पुंछ के लिए? कौन से 9 महीने में रजौरी पुंछ को कुछ दे दिया? मुझे बताएं। एक चीज मुझे बता दें कि रजौरी पुंछ को 9 महीने में जनाब बहुत बड़ी चीज दे दी है, मैं मानूंगा। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी को ही ठीक कर देते जनाब। रजौरी पुंछ को तो रिप्रेजेंटेशन भी मिल गया, वहां के कैबिनेट मिनिस्टर्स भी हैं। एक नहीं है, एक डिप्टी सीएम है, दूसरा कैबिनेट मिनिस्टर है। कम से कम जो बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी है उसका ही हाल ठीक करें ताकि रजौरी पुंछ के बच्चे वहां पे पढ़ें। वहां के बच्चे वहां पे नहीं पढ़ रहे हैं इस समय। वहां के बच्चे जो है वो पढ़ने के लिए चंडीगढ़ और बाहर की यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं। उन्हें मालूम है कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो तालीमी निजाम है वो धर्म भरम है और यहाँ का तालीमी निजाम को खत्म करके रखा हुआ लॉबिज्म सिस्टम ने। क्या दिया रजौरी पुंछ को 9 महीनों में इन कैबिनेट मिनिस्टर्स ने? रजौरी पुंछ के अंदर जो 47-48 जो रोड्स सैंक्शन हुए ना वो एमपी मियां अल्ताफ अहमद लारवी ने करवाए। वहां के किसी एमएलए ने या वहां के किसी कैबिनेट मिनिस्टर ने सैंक्शन नहीं करवाए। वो मियां अल्ताफ अहमद साहब ने, जो रजौरी पुंछ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो 47-48 रोड्स उनकी देन है, वो उन्होंने पास करवा कर दिलाए हैं वहां के लोगों को। बाकी वहां के एमएलए ने कुछ नहीं किया। रजौरी पुंछ की रिप्रेजेंटेशन किया। मेंढर के लोगों की हालत जाके देखो, आप आज भी पानी के लिए तरस रहे हैं। बातें करने को बड़ी बातें इंसान कर सकता है, लेकिन बात वो करे जो फैक्ट्स पे है। और मैं कसम खाता हूं खुदा की कि मैं लड़ूंगा इस अवाम के लिए। मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। मुझसे जान छुड़वानी होगी ना तो लोगों का काम करना होगा। खुदा की जात की कसम, मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं लड़ूंगा, मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा। इस हुकूमत के खिलाफ भी लड़ूंगा और इन मिनिस्टर्स के खिलाफ भी लड़ूंगा। मेरा काम तो वैसे भी कोई होता नहीं है, मुझे पता है। मेरा एक काम भी नहीं होता है। मैं तो बिल्कुल साइड में हूं और ना मुझे कोई काम अपना करवाना है किसी से। मैं ना किसी काम में कोई इंटरेस्टेड हूं, जो सीधी सी बात है। मेरा काम मेरी आवाम है। आवाम का काम नहीं होगा आमिर सुहेल ने लड़ना है, सीधी सी बात है। और मैं अभी 4-5 महीने के बाद एक नया आपको एक डाटा ला के दूंगा और सारी चीजें ला के दूंगा और मैं कंफर्म करूंगा कि क्या चल रहा है अंदर। वो सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा। ये मैंने आपको ग्राउंड की सिचुएशन बताई है रजौरी पुंछ की। और वैसे ही मैं आप बात कर रहा हूं डेलीवेजर्स की और एसपीओस की कि उनके हालात क्या हैं, उनके ऊपर कितना जुल्म ज्यादती हो रही है।
ये कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं अदल और इंसाफ की मांग करता हूं और मैं वजीर आजम से भी मांग करता हूं, मैं जम्मू कश्मीर के रिस्पेक्टेड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से भी कहता हूं कि यहाँ के मुलाजमीन के लिए कुछ सोचें और इन्हें इंसाफ दिलवाएं। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सोहेल के साथ, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।